हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड इस अमेजिंग सेशन में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और लेट्स बिगिन। शुरुआत करते बेटा, अपन बात कर रहे थे थियरी ऑफ द कॉस्ट और उसमें अपन कुछ अमेजिंग चीजें यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। पहले जो भी चीजें थोड़ी बहुत आगे वाली हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नई चीजें पढ़ते ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए, लिंक मिल जाए कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पे देख रहे थे और क्या क्या चीजें नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सब लोग आ गए क्या। आ जाइए। तो यहाँ पे बेटा अपन ने क्या देखा था? यहाँ पे अपन ने देखा था कॉस्ट कर्व। आई होप आपको याद होगा कि हमने क्या देखा था बेटा? कॉस्ट कर्व देखा था। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ठीक है, हमने बेटा कॉस्ट कर्व देखा था। हाँ भैया देखो, अब मैं आपको बता दूं सारे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए उसका बल्क रिवीजन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स कंप्लीट कर दे रेगुलर क्लास में, तभी आपको क्या होगा, उस रिवीजन देखने में मजा आएगा। जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होगा आपका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको वादा किया था उस हिसाब से मुझे आपको रिवीजन करवाना है, बट उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो 7 8 को शायद आपका हॉलीडे मिल जाएगा, तो ऐसे 2 4 दिन आपको जब हॉलीडे मिल जाए तब आप ऐसा मत सोचिए कि भैया आज रिलैक्स करना है। जिनका बाकी है वो उसका कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाकी एमसीक्यू जो इनके एक्सरसाइजेज होते हैं वो मैं आपको करने के लिए देता हूं, क्योंकि आप खुद ट्राई करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही नहीं है। डेफिनेटली अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं सारी एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, या फिर जिसमें जिसमें आपको डाउट आ रहा है वो मैं आपको करवा दूंगा। बट ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उसे एक बार ट्राई करें, है ना। चलिए, सेम टू यू अश्विन। चलो, बट द टीसीयू कर्व, यहाँ पे कर्व के बारे में अपन ने देखा था बेटा। आ जाइए, कर्व के बारे में अपन ने देखा था। आपको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स रहता है, टोटल में फिक्स रहता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। इसीलिए मिनिमम कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी तो लगने ही वाली है। इसीलिए क्या होता है भैया, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ये क्या है भैया, आपका फिक्स कॉस्ट जितना ही ये डिफरेंस आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट होता है। दोनों का कर्व सेम तरीके से रहेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, जैसे वेरिएबल रिएक्ट करेगा वैसे ही टोटल कॉस्ट रिएक्ट करेगा। फिर हमने देखा था अदर कॉस्ट कर्व में, हमने काफी सारे कर्व यहाँ पे देखे थे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व देखा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए भैया ये क्या है, ये कभी भी जीरो के टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। फिर हमने देखा था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका हमने कर्व देखा था। उसके बाद एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज ज्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में हमेशा ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अपन ने दोनों का देखा था डिफरेंस भैया। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा बेटा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मार्जिनल कर्व क्या करता है, ज्यादा रिएक्ट करता है एसी से कंपेयर में। एसी जब मिनिमम होता है तब ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, आ जाओ। फिर लॉन्ग रन के लिए भी हमने यहाँ पे देख लिया था कि अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उस हिसाब से क्या कर सकता है, कोई भी प्रोडक्शन उसे चूज कर सकता है, उसका प्रोडक्शन प्लांट। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में। ठीक है, ये बहुत मजेदार और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी एंड बहुत मजेदार टॉपिक है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखना है, यहां पे आपको दो चीजें दिखाई जाती है, एक इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। अब देखो, इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। इंटरनल मतलब फर्म के विद इन अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारण हमारे प्रोडक्शन में क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या ड्रॉबैक है, वो अपन देखेंगे इंटरनल इकोनॉमिक्स से। एक्सटर्नल मतलब बाकी एक्सटर्नल फैक्टर से अपने जो प्रोडक्शन में या अपनी कॉस्ट में जो इंपैक्ट आ रहा है वो अपन देखने वाले हैं, उसे कहेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में यहाँ पे पहले जो लिखा है उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पे बुक में अपने को दिया हुआ है। लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक ऑफ स्केल आर द प्रोडक्शन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ये क्या है भैया, पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे अपन निकालते हैं। ठीक है, एज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज। देखो, रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन पर यूनिट में ऑब्वियसली रिडक्शन होता है। क्या होता है भैया, प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी। सिंपल सा एग्जांपल मैंने फिक्स कॉस्ट का दिया था। अब देखो, फिक्स कॉस्ट के साथ आप वेरिएबल जोड़ सकते हो, हाँ भैया जोड़ सकते हैं, तो क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट। अब देखो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, 25,000।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 100 रहती है, तो अगर आपने एक ही यूनिट बनाया तो आपका खर्चा कितना 25,100 बनेगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही एक यूनिट का 100 रुपए लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट बनाए तो कितना लगेगा इसका 10,000 और ये बनेगा 25,000, टोटल आपका 35,000 लगेगा। बट अगर हम आपको बताए बेटा यहाँ पे 35,000 डिवाइड बाय आप कितना करोगे 10 करोगे पर यूनिट ढूंढने के लिए, मतलब 3500 आएगा। जबकि 25,100 में आप एक ही यूनिट बनाए तो डिवाइड बाय 1 करोगे तो कितना आएगा 25,100 आएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा, बट फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। इसीलिए ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हेन अ फर्म एक्सपांड इट्स साइज, मतलब जब फर्म अपनी साइज को बढ़ाती है, बिजनेस को बढ़ाती है, आउटपुट इंक्रीज करती है, एक्सपांड द साइज, इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, उसको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, गेट सम एडवांटेजेस। भैया क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। जो जो बेनिफिट अपने को होता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई बेटा। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे को इसमें अपडेट। ठीक है, चल, हाँ है लोग, मेरे को इसमें ना अपडेट नहीं दिखा रहा था, तो मेरे कोई नहीं है, तो मैंने फिर से मेरे को और बार रिमाइंडर भेज दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, एक्सपांड साइज होता है, इससे अपने को बेनिफिट मिलता है। इंटरनल इकोनॉमिक रिलेटेड टू सिंगल फर्म, ये किससे रिलेटेड है, ओनली रिलेटेड टू सिंगल फर्म। इंटरनल सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी फर्म के बारे में बात करूंगा और इंटरनल बात करूंगा तो मैं अपने फर्म के इंटरनल चीजों के बारे में बात करूंगा, एक्सटर्नल इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, और डिस इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या भैया डिसएडवांटेज है। इंटरनल फैक्टर्स से आपको क्या क्या डिसएडवांटेज है, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेज है। देखो, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको कॉस्ट में क्या बेनिफिट होगी इंटरनल फैक्टर्स में, ये यहां पे अपने को देखना है। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, सिंपली सोचो भैया, लेबर में एक तो बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा लेबर चाहिए, तो स्पेशलाइजेशन वाले लेबर हम हायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज, मशीन में भैया हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, क्यों बेटा, मशीन में क्योंकि हमारे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो हम नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेके आ सकते हैं, हाँ वो भी सही है। भैया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट अपने को जरूर से होने वाले हैं। चलिए, तो उस बेनिफिट को अपन बुक से पढ़ लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट अपने को दिए हुए हैं। यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इंटरनली फर्म के अंदर रहने वाले फैक्टर से हमें क्या बेनिफिट होगा कॉस्ट में। समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहला लेबर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब हमें यहाँ पे फायदा, लेबर में फायदा होगा। लेबर में भैया क्या फायदा होगा, स्पेशल डिवीजन कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन वाले आप वर्कर हायर कर सकते हो। अब देखो, स्मॉल फर्म होगी तो आपको सिर्फ 3 बंदे चाहिए, तो 3 बंदे आप ऐसे ही हायर करोगे जो जनरल सारे काम कर सके, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है भाई। वही चीज अगर आपको 30 बंदे हायर करने, आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, 30 बंदे हायर करने, तो आप बोलोगे एक बंदे को ऐसा करोगे जो इनपुट में एक्सपर्ट होगा, एक बंदा जो प्रोसेसिंग में ध्यान रखने में एक्सपर्ट होगा, तीसरा बंदा ऐसा होगा जो आउटपुट को सही तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है, तो आप हर एक अलग अलग चीजों में क्या करोगे, एक बंदा ऐसा होगा जो ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहा है, एक बंदा ऐसा होगा जो मशीन की मेंटेनेंस को ध्यान में रखता है कि भैया कब जरूरी है, कब उसको जैसे ही प्रोडक्शन बंद हो गया उसको साफ सफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा अगर एक्सपर्ट लोग काम करने लग जाएंगे। ठीक है, आ जाइए, तो यहां पे सबसे पहला डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवीजन कर सकोगे, स्पेशलाइजेशन आर पॉसिबल, समझ में आ गया, स्पेशलाइजेशन लेबर आप लेके आ सकते हो, डिवीजन
एंड स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है लार्ज स्केल में, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर कैन बी स्पेशलाइज एंड डू जॉब फॉर दे आर मोर शूटेड, जो जॉब के लिए वो शूटेबल है उसे हम वो जॉब देंगे। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ द वर्क विल इंक्रीज, क्वालिटी इंक्रीज होगी एंड स्पीड ऑफ द वर्क। देखो आपको, अगर आप इनपुट में ज्यादा एक्सपर्ट हो, मतलब आपको पता है कि अगर मशीन चालू करती है इनपुट क्या क्या डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, आपको पता है, ठीक है। और दूसरे बंदे को जो जनरल हायर किए होते हैं वो क्या करता है, उसको देखना पड़ता है, ओके ये डाला, फिर 2 मिनट रुको, ये डाला, उसको पता नहीं है उतना, बट आप एक्सपर्ट हो तो फटाफट से स्पीड में काम होगा, प्लस क्वालिटी वाला काम होगा, क्योंकि आप गलती भी नहीं करोगे, ठीक है। तो पहला बेनिफिट होता है लेबर में, पहला बेनिफिट होता है बेटा लेबर में। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट में बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट आपको इंटरनल फैक्टर लेबर, दूसरा टेक्निकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। टेक्निकल इकोनॉमिक्स जो मैंने आपने टेक्नोलॉजी वाला बताया, इंस्टॉल द लार्ज कैपेसिटी ऑफ मशीन। अब देखो आप ना छोटे प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, अब मुझे ये बताओ, छोटे प्रोडक्शन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा मशीन लेके आओगे, आपकी क्षमता छोटी होगी, ठीक है, आपको प्रोड्यूस जितने करने हैं, आप 100 यूनिट आउटपुट निकल रहा है 1 घंटे में, ऐसा लेके आओगे। बट अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप ऐसी मशीन लेके आओगे जिसमें 1000 यूनिट एक साथ निकल रहे, प्लस बड़ा मशीन होगा, नई टेक्नोलॉजी होगी, उसमें अपडेटेड फीचर्स भी आएंगे, भैया आपका लोगो लगाना है इसी साथ में लग जाएगा, पैकिंग करना है इसी मशीन में लग जाएगा। तो ये कुछ आपको एडवांटेजेस जरूर से होंगे। अगर आपके प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इंटरनल फैक्टर एक और टेक्निकल इकोनॉमिक आपको यहाँ पे बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। देखो इट ऑल्सो एक्सेप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस विल गिव अ मैकेनिकल एडवांटेज एंड स्मॉल फर्म कॉस्ट विल बी मिनिमम, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। स्मॉल फर्म के कंपेयर में हमारा क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। चलिए दूसरा मैनेजरियल इकोनॉमिक, चलो ये भी आपको लेबर जैसा ही है। कैसे, क्यों लेबर जैसा, अब देखो हम अगर बड़ी कंपनी है तो हम मैनेजमेंट को हायर कर सकते हैं, और जो मैनेजर ऐसा हायर करेंगे जो भैया उस काम में परफेक्ट है। अगर हमने सिर्फ 3 ही लोग को रखा है जो सबको जनरल काम करना है, इनपुट भी डालना है, प्रोसेसिंग भी देखना है, आउटपुट भी देखना है, मशीन का मेंटेनेंस भी देखना है, ओवरऑल मैनेजमेंट भी करना है, तो भैया एक्सपर्टाइज है ही नहीं। तो यहाँ पे आप एक मैनेजर एम्प्लॉय कर सकते हो, और वो मैनेजर क्या करेगा, टू द पॉइंट काम कर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई बंदा आइडल बैठा है, मतलब ऐसे ही वेला बैठा है, तो उसको तुरंत उठाएगा, बोलेगा भैया यहाँ पे नहीं, उस मशीन पे जाओ, काम पे लग जाओ। तो ये मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा, तो सारी चीजें क्या होगी, एक बेहतरीन तरीके से मैनेज होगी। तो आपका क्या होगा भैया, प्रोडक्शन क्वालिटेटिव, और इसके साथ साथ आपका स्पीड बढ़ेगा, इसके साथ साथ आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जो 3 लेबर थे, मतलब स्मॉल फर्म पे हम काम कर रहे थे, तो 3 लेबर क्या करते थे, वेले बैठ जाते थे कभी कभी, ठीक है, प्रोसेसिंग चल रहा है, हाँ भैया आराम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, प्रोसेसिंग हो जाएगा, 1 घंटे बाद फिर उठेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, एक बंदा जैसे ही वेला बैठा प्रोसेसिंग में डाल दिया, भाई अब क्या काम कर रहा है, कुछ भी नहीं भाई, प्रोसेसिंग का वेट करो, 1 घंटा लगेगा, एक काम कर, चल इधर आ, दूसरा काम है तेरे लिए। तो जो मैनेजमेंट होगा क्या करेगा, लेबर का एफिशिएंट यूज होगा, ठीक है। हाईली टैलेंटेड मैनेजमेंट मैनेजर्स ऑफ अ स्पेशलाइज स्किल विल बी एम्प्लॉयड बाय लार्ज फर्म, लार्ज फर्म क्या करती है, ऐसे मैनेजर को एम्प्लॉय करती है। इट हेल्प्स टू मेक अ बेटर डिसीजन, क्या करता है भैया, बेटर डिसीजन लेने में काम में आता है, हाँ भैया। इन अ प्रोडक्शन, इसके साथ साथ कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, सब चीजों में ये मैनेजमेंट मैनेजर आपको काम में आता है। फिर मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, अब देखो अगर आप मार्केटिंग का 1 लाख रुपए का खर्चा करते हो, बट आपकी प्रोडक्ट सिर्फ 50,000 यूनिट है, खर्चा तो वही लगेगा, पर यूनिट में 2 रुपए का आपको आएगा। वही चीज आप 1 लाख रुपए मार्केटिंग का खर्चा करते हो, बट आप 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो, आपको पर यूनिट में 0.1 पे चले जाओगे, 2 रुपी से सीधा 0.1 पे चले जाओगे। मेरे को ये बताओ आपका पर यूनिट में कितना फायदा होगा। तो मार्केटिंग खर्चे में भी आपको यहाँ पे क्या होता है, फायदा होगा। तो क्यों, क्योंकि आपका आउटपुट ज्यादा रहता है, ठीक है। लार्ज स्केल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल फिनिश गुड्स, भैया लार्ज स्केल क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल करता है, ज्यादा से ज्यादा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल करता है। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग कॉस्ट में भी काफी सारा बेनिफिट होता है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसेशन टू द फर्म, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल लेस ड्यू टू लार्ज आउटपुट। आई होप आपको ये लास्ट लाइन समझ में आ गई होगी। ओके, फिनेंशियल इकोनॉमिक, फिनेंशियल इकोनॉमिक, अब देखो लार्ज फर्म है, बड़ी फर्म है, हमारा नाम है स्टडी बडी क्लब, भैया हम रैंकर्स फैक्ट्री है, ठीक है, रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा नाम इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि भैया अगर मेरे को लोन चाहिए, ठीक, सिर्फ एक फोन घुमा दिया कि स्टडी बडी क्लब को लोन चाहिए, भैया 10 बैंक सामने आ जाएगी, भैया ले लो। क्योंकि हमें ना आपकी गारंटी चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए, हमें पता है कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो, हमें पता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी हो। आज मुझे बताओ, अगर रतन टाटा जी को लोन चाहिए, ठीक है, या फिर गौतम अदानी को लोन चाहिए, तो क्या उनको कोई सिक्योरिटी या ऐसा कुछ देने की जरूरत है, भैया नहीं देते तभी
विजय माल्या जैसे भाग जाते हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बड़ी फर्म होगी तुरंत लोन मिल जाएगी, जैसे पैसा चाहिए झटके में मिल जाएगा। स्मॉल फर्म में काफी इंक्वायरी होती है, चलेगा नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट चल रहा है, भैया यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लार्ज फर्म विल बी एबल टू बोरो क्रेडिट इजीली, बोरो क्रेडिट इजीली, समझ में आ गया, लोन इजीली ले सकते हो। द फर्म विल बी एबल टू ऑफर सिक्योरिटीज एंड देयर गुडविल इन अ मार्केट अनेबल्स देम टू बोरो अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको मिल जाता है। कई बार कंपनी को क्या होता है कि भैया हमें ना, हमारा टारगेट है कि इस बार इस मंथ में हमें 75 करोड़ का लोन देना है, ठीक है, अभी तक हम सिर्फ 10 करोड़ का दे चुके हैं और यहाँ पे गौतम अदानी बोल रहे हैं कि हमें 100 करोड़ का लोन चाहिए। भैया तो कंपनी का जो मैनेजर होगा, ठीक है, मतलब जो भी बैंक है उसका जो हेड होगा, ठीक है, 4-5 ब्रांच का, वो सोचेगा भैया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां से जाने दे, कोई बात नहीं 8% की जगह 7.50 लगा देंगे, बट ये तो लोन हमें ही देना है, ठीक है। 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम आता है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी फर्म है तो आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजीली कर सकते हो, आपको कॉस्टली नहीं लगेगा, क्योंकि पर यूनिट अगेन ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉल एक अमाउंट बन जाएगी जो बेरेबल है, इजीली आप उसे कवर कर सकते हो। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो कि भैया कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी में इंप्रूव होगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द रिसर्च, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द रिसर्च, ठीक है। कौन सी मात्रा में कितना इनपुट डालना चाहिए ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। भैया अभी तक हम 5 kg डाल रहे थे इनपुट मटेरियल ए का और 2 kg डाल रहे थे मटेरियल बी का, अब यहाँ पे चेंजेस कर दिया कि भैया 5 की जगह ना 4 kg डालोगे ना तो भी बेस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा भैया, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी प्लस आपका रॉ मटेरियल का खर्चा भी यहाँ पे बचा के दे सकता है। 7th इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो आपकी बड़ी बड़ी फर्म है, मतलब आप बड़े एक लेवल पे कंपनी हो, ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके ना हर बड़ी बड़ी सिटी में गोडाउन होता है। अब देखो उसको ऑर्डर मिलता है, ठीक है, उसका मेन प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल गुजरात में, ठीक है, मेन प्रोडक्शन गुजरात में वडोदरा में है। अगर वहां पे वडोदरा में बड़ा सा प्रोडक्शन यूनिट है, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी सिटी में उसका क्या होगा, एक स्टोरेज होगा, ठीक है। तो जहां जैसे ही ऑर्डर आया भैया, कलकत्ता से ऑर्डर आया कि हमें ना इतना कलर चाहिए, तो वो क्या गुजरात से भेजेगा, नहीं भैया, वो देखेगा कि कलकत्ता के नियर में कौन सा हमारा स्टोरेज है जहां पे गुड्स पड़ा है, हम वहां से भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, आपका स्टोरेज कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बहुत यहाँ पे आपको क्या देता है, सेविंग देता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अब आपको दूसरी कंपनियों को हायर करने की जरूरत नहीं है कि भैया हमारा ट्रांसपोर्टेशन डेली होता है। अब वो क्या करेगा, वो यही सोचेगा कि मेरे को ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, क्यों ना हम अपनी ट्रक ही खुद खरीद ले और उसी में ट्रांसपोर्ट करें, तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा आएगा और ड्राइवर का खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी बेनिफिट होता है। जैसे आपको बता दें कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके आओ पेट्रोल को बंद करो, तो अभी काफी सारी कंपनियां हैं जो डिपेंडेंट है किस पे, दूसरी बैटरी की कंपनी के ऊपर। बट मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो जो कंपनी ईवी में थोड़ा बहुत भी बेनिफिट देखेगी, जैसे कि टाटा मोटर्स होगी, अगर वो देखेगी कि भैया हमारी ईवी की व्हीकल बहुत चल रही है, तो वो क्या करेगी, इन हाउस में अपनी बैटरी बनाना शुरू कर देगी। भैया 4 लाख रुपए की बैटरीज वहां से बाहर से परचेज करो एक व्हीकल के लिए, तो भैया बेटर चीज है कि हम खुद बनाओ और खुद उसी को फिट करो, पूरा प्रोडक्शन हम करेंगे भैया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लार्ज स्केल पे होने का बेनिफिट होता है। जो 4 लाख की चीज थी अब वो उनको 2 लाख में पड़ रही है, 2 लाख का सीधा बेनिफिट होता है, बट उनके पास वो पैसा डाइवर्सिफाई करना भी होना चाहिए, ठीक है। 8th इज अ रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे अभी डाइवर्सिफाई की बात की, यही एग्जांपल यहीं पे दिया हुआ है कि भैया अगर बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, तो वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है। जैसे आप टाटा का देखो तो टाटा का नमक भी आता है, टाटा क्रोम भी है, टाटा व्हीकल भी है, भैया सब चीजें आपको टाटा की मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो। भैया अगर एक में पैसा नहीं भी मिला, ठीक है, टाटा नमक में पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है भैया, टाटा नमक देश का नमक, पैसा नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी में हम कमा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुए, ये हुए इकोनॉमिक्स, इंटरनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स, मतलब कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इंटरनल फैक्टर में, हम यहाँ पे इंटरनल फैक्टर की ही बात कर रहे हैं बेटा, आ जाओ आ जाओ बेटा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट डिस इकोनॉमिक्स। अब अभी तो मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स सर बोल रहे थे, अब ये डिस इकोनॉमिक क्यों हो गया। This economics occur primarily because of increase in a managerial difficulties with a too large scale of operation। अब देखो बड़े बड़े ऑपरेशन है, ठीक है, रोज के 5,000 10,000 15,000 के प्रोडक्शन हो रहे हैं।
अब मैनेजर कई बार क्या होता है, इतने प्रोडक्शन को हैंडल नहीं कर पाता, इसी के कारण काफी वेस्ट जाता है, ठीक है, काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने पड़ सकती है। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, मतलब टॉप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट रहता है उस सारी चीजों को कंट्रोल करना, एंड टू ब्रिंग अबाउट द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता, मतलब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं कि सब तक ये मैसेज पहुंचाना, ठीक है, कोई भी अगर चेंजेस लेके आना है तो वो थोड़ा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट को डिफिकल्टीज होती है, टॉप मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, ठीक है, डिफिकल्टीज फॉर टॉप मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज द कंट्रोल, ठीक है। तो ये टॉप मैनेजमेंट का एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है वो मैंने बता दिया, अब मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज अपन देख लेते हैं। इफ अ फर्म फ्रीक्वेंटली चेंज इन टेक्नोलॉजी, देखो हमने ये बोला कि टेक्नोलॉजी चेंज करने से आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट अगर आप बार बार उसे चेंज करते रहोगे, फ्रीक्वेंटली चेंज इन टेक्नोलॉजीज एंड यूज इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मशीन, इट मे इंक्रीज इट्स कॉस्ट, भैया मशीन का भी कॉस्ट लगता है, ऐसे मुफ्त में आती नहीं है। तो जैसे आप बड़े प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली अगर चेंज करोगे तो ये डिसएडवांटेज है कि आपको भैया कॉस्ट ज्यादा लगेगी। थर्ड वन इज रिस्क बियरिंग डिस इकोनॉमी, अभी हमने रिस्क बियरिंग इकोनॉमी देखा था, अब हम देख रहे हैं डिस इकोनॉमी। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि अलग, देखो डाइवर्सिफाई का हिंदी मीनिंग तो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई करना बोलते हैं ना, मतलब बिजनेस को फैलाना, अलग अलग डायरेक्शन में बिजनेस को फैलाना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई बिजनेस, डाइवर्सिफाई करना। जैसे स्टडी बडी क्लब अभी सिर्फ सीएमए फाउंडेशन को पढ़ाता है, सीए फाउंडेशन को पढ़ाता है, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम साइंस को पढ़ाएंगे, हम किड्स को भी पढ़ाएंगे, ठीक है, हम उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाएंगे, भैया हम डाइवर्सिफाई कर, तो भी ये तो एक ही सेगमेंट में मैं डाइवर्सिफाई बोल रहा हूँ। हम हो सकता है कि हम भैया कैमरा लॉन्च कर दें, हम हो सकता है लैपटॉप लॉन्च कर दे, हम हो सकता है व्हीकल लॉन्च कर दे, स्टडी बडी क्लब व्हीकल, भैया कुछ भी, तो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम स्टडी बडी क्लब नमक भी कर दे, भैया नमक खाओ, सिर्फ एसबीसी का खाओ, खाओ और खो जाओ, ठीक है, किधर वो तो पता नहीं मेरे को भी, ठीक है। रिस्क बेयरिंग समझ में आया, डाइवर्सिफाई का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बिजनेस को एक्सपांड करना, एक्सपांड करना मतलब विकसाना, ठीक है। चलो आ जाओ, रिस्क बियरिंग, द बिजनेस कैन नॉट एक्सपांड आइडेंट, क्या लिखा है, indefinitely, अल्लाह क्या हुआ आज, the business cannot be expand indefinitely because of the principle of increasing risk। देखो भैया आप जितना जितना डाइवर्सिफाई करते जाओगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। चलो भैया अब मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया स्टडी बडी क्लब को, भैया व्हीकल में मैंने एक रिस्क लिया, मैंने दूसरा रिस्क लिया नमक में भी आ गया भैया, टाटा की कंपटीशन में, ठीक है, टाटा ऊपर लेवल पे भैया, उनका कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, उनका कंपटीशन जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, तो भैया हम आ गए, ठीक है। फिर हमने सोचा कि हम कैनन का करेंगे भैया कंपटीशन, हम स्टडी बडी क्लब का कैमरा लेके आ गए। अरे भैया कोई बोलेगा भाई पागल है के, मतलब पैसे तू कम कमा रहा है उससे ज्यादा तू डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे कुछ पैसा आया डाइवर्सिफाई कर दिया, भाई सब अगर पैसे लग जाएंगे ना तो लग जाएंगे, समझ रहे हो, मतलब रिस्क बहुत है, इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, तो रिस्क बियरिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा भी नहीं अपनानी चाहिए, हर चीज को अपने को क्या करना चाहिए भैया, हर चीज को सोच समझ के करना चाहिए। इट बिजनेस कैन नॉट एक्सपांड indefinitely because of the principle of increasing risk, the risk of the firm increase because of reduction in a डिमांड चेंज इन फैशन, ठीक है, अब हो सकता है कि फैशन चेंज हो गई भैया, डिमांड कम होगी, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट, हो सकता है कि नया सब्स्टिट्यूट आ गया, तो भैया आपका भैया तो रिस्क लिया तो रिस्क गए काम से, ठीक है। फिर आता है भैया मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स, अभी हमने देखा था मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, अब हम देख रहे हैं मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स। आज ही इसमें क्या लिखा है, अ लार्ज फर्म इज फोकस टू स्पेंड मोर ऑन ब्रिंगिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स इन अ डिस्टेंट मार्केट, डिस्टेंस मार्केट। अब क्या होता है कि जो बड़ी फर्म होती है, बड़ी फर्म को क्या होता है कि भैया ना पूरे इंडिया में हमारी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है, गुजरात में मुंबई में हो रहा है, मुंबई में दिल्ली में, दिल्ली में नहीं भैया, ऐसा नहीं, हमें पूरी दुनिया में पूरे भारत में बिकसाना है। अब इससे क्या होता है, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, तो हर जगह करनी पड़ेगी। पहले स्मॉल फर्म क्या करती थी, सिर्फ अहमदाबाद में बेचना है, अहमदाबाद में मार्केटिंग किया, बात खत्म। अब मेरे को हर जगह पहुंचना है, मार्केटिंग कॉस्ट मेरी बहुत बढ़ जाएगी, इवन पर यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे भी शायद सेम आ सकती है। तो ये भी आपको ये दिखाता है कि भैया मार्केटिंग का डिस इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, ठीक है, तो मार्केटिंग का डिस इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स इन अ डिस्टेंट मार्केट, सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स इन अ डिस्टेंट मार्केट में वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है।
फिनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स। अब फिनेंशियल डिसइकोनॉमिक क्या कहता है, आपको अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है भैया, ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा लोन लेनी पड़ेगी, और हो सकता है ज्यादा लोन लो इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या देना पड़े, हायर देना पड़े। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है भैया, यहाँ पे आपका फिनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा लोन लोगे, ज्यादा इंटरेस्ट दोगे, तो भैया यहाँ पे आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी इवन एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आपको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, इट इम्पोज द बर्डन, बर्डन मतलब भार, ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, फर्म को भैया ये भार रूप लगेगा, बर्डन रूप लगने वाला है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स इन LAC। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व को क्या इंपैक्ट करेगा, लॉन्ग रन एवरेज कर्व को क्या इंपैक्ट करेगा। ठीक है, लॉन्ग रन में हमने देखा था लॉन्ग रन का एवरेज कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। हाँ, अब देखो लॉन्ग रन में क्या होता है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बेनिफिट करता है, मतलब आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। बट आपका क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर डिस इकोनॉमी की बात करें तो वो क्या होगा, आपका प्राइस फिर बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात वो। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आपको एडवांटेज दे रहा है, तो इसीलिए LAC में अगर आप इकोनॉमिक साइड देखोगे तो वो डाउन साइड आ रहा है, डिस इकोनॉमी साइड देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड साइड जाएगा, इसीलिए अपन इसे यू शेप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, आ जाइए। व्हेन अ फर्म occurs internal economics with the expansion of its scale of output, मतलब जब फर्म क्या करती है भैया, एक्सपेंशन करती है, मतलब एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। ठीक है, आउटपुट को बढ़ाती है। द LAC कर्व वुड फॉल, LAC कर्व क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि अपने को कॉस्ट में बेनिफिट हो रहा है। एंड व्हेन आफ्टर द सर्टेन पॉइंट, मतलब कुछ सर्टेन पॉइंट के बाद, आफ्टर सर्टेन पॉइंट, पहले LAC कर्व वुड फॉल, आफ्टर सर्टेन पॉइंट अ फर्म रिसीव इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स, और उसके बाद अगर इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स आई तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ इट स्केल आउटपुट, द LAC कर्व वुड रेज, फिर से क्या होगा भैया, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, द इंटरनल इकोनॉमिक्स कॉज LAC टू फॉल एंड इंटरनल डिस इकोनॉमी LAC टू राइज। सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमिक्स होगा तो क्या होगा, LAC लॉन्ग रन एवरेज कर्व क्या होगा बेटा, नीचे आता जाएगा, डिस इकोनॉमी मतलब डिसएडवांटेज है भैया, तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कैसा होता है, यू शेप में होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक। पहले हमने देखा इंटरनल, कि अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एक्सपांशन करेंगे, तो हमें कहां कहां पे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए, और मैं एक बार फटाफट से आपको पहले हाईलाइट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से जल्दी हाईलाइट करिए फटाफट से, विद इन 30 सेकेंड्स, हर एक पेज को मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स रखूंगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, अभी देख लीजिए, परफेक्टली दिख रहा है, हाईलाइट कर लीजिए। एक काम करते, चलो मैं ज्यादा टाइम देता हूं, एक एक मिनट रखूंगा एक पेज को, बट आपको पढ़ते पढ़ते, मतलब ध्यान से पढ़ते पढ़ते इसको क्या करना है भैया, हाईलाइट करना है। जितना हाईलाइट किया एटलीस्ट उतना पढ़ लेना, हो जाए तब बताना, डन।
ओह आई एम सॉरी, अभी सही है? सही। अब भैया क्या हुआ पता है, मैं जिस सॉफ्टवेयर से लाइव हूँ वहां पे मैंने वॉल्यूम को तो अनम्यूट कर दिया था, बट उसमें नीचे एक एरो आता है कि भैया आपका आउटपुट वॉल्यूम जो है, मतलब जो स्टूडेंट को सुनाई देगा, वो कितना लेवल रखना है, 100% रखना है, 90% रखना है, 80%। तो अभी पता नहीं कैसे मेरी पेन बेंड मतलब टच हो गई होगी तो 0 पे चला गया। मैं देखू यार अनम्यूट तो है बट आवाज क्या ही को नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अभी समझा, मैं समझा। सर अनम्यूट योरसेल्फ, ओके ठीक है, कर दिया बेटा। अब सुनो मैं क्या कह रहा था, जो अपन ने हाईलाइट किया वही अपनी रिवीजन नोट है, उसी से पढ़ना है। ठीक है, मैंने पहले सोचा कि मैं लिखवाऊं, फिर सोचा कि यार लिखवा के डबल मजदूरी करना है क्या, कोई मतलब नहीं है। जो लिखा है उसी में से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। जिनको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को तो लिखा हुआ ही पढ़ना है, तो वो खुद जब चैप्टर को पढ़े जितना हाईलाइट करवाया उस हिसाब से वो क्या कर सकता है, अपनी रिवीजन नोट बना सकता है। ठीक है, डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, अब इस सेशन में क्या हुआ, इस बार इस एग्जाम की बात करूं, अपना थोड़ा शुरुआत लेट हुई है पढ़ने का, पढ़ने की शुरुआत अपनी लेट हुई है। ठीक है, आपको भी पता है काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में भी आई थी। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हुआ, लेट हुआ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भैया चलेगा। और वैसे भी इतना जरूरी नहीं है कि सब चीजें लिखना, बेटा चीजें यहाँ से आपको सारी चीजें मिल रही है, यहीं से पढ़ लो, है ना। चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आता है? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या है भैया? एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स, फर्म के अराउंडिंग के बाहर वाले ऐसे फैक्टर्स जिससे हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एडवांटेजेस, डिस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। अगर नहीं याद रहता तो भैया लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। फर्म इज अ यूनिट, द ग्रुप ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री। हा क्या महाज्ञान दिया है भैया। ये बोल रहा है एक यूनिट जो होता है, एक फर्म होती है उसे हम बोलते हैं यूनिट। मतलब अगर मेरी एशियन पेंट की कंपनी है उसे मैं बोलूंगा यूनिट। बट अगर एशियन पेंट, नैरोलेक पेंट, बर्जर पेंट, स्टडी बडी क्लब पेंट, हिमकेश पेंट, श्रुति पेंट, भैया सब पेंट मिल जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे भैया इंडस्ट्री। समझ में आ रही है? हाँ भैया, तो इसे क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। हाँ, जैसे हमें तो पता ही नहीं था ये चीजें, बट फिर भी ग्रुप ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, when the industry is expanded there are some advantages, these advantages are um, enjoyed by all the firm। मतलब अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तो इंडस्ट्री को काफी एडवांटेजेस होते हैं। इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे कि पेंट्स की बात करें या ईवी व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की भैया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो अब मेरे को ये बताओ, जैसे पेट्रोल पंप है वैसे इलेक्ट्रॉनिक पंप आ जाएंगे। मतलब जिसको गाड़ी चार्ज करनी है वो वहां पे खड़ा रहेगा। ठीक है, अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक पंप कहाँ पे रखने चाहिए, होटल्स पे रखने चाहिए। मतलब कोई स्टे करने खड़ा रहा, 20 मिनट में फुल्ली चार्ज, 300 किलोमीटर आगे चल जाएगी। अभी टाटा में आई थिंक, मेरे को जहां तक या मालूम है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं आइडिया, बट 3 घंटे का चार्ज करो तो 200 या 250 किलोमीटर चलती है। भाई 3 घंटे का चार्ज करने के बाद अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे तो करेंगे क्या, बीच में 3 घंटा रुकना पड़ेगा अगर 400 घंटे का रास्ता है तो ये इंप्रूवमेंट जरूर से आएगा। इसके साथ साथ वो चार्जिंग का स्टेशन भी हर जगह नहीं होता, या फिर बैटरी आपको अलग से चार्ज करनी, कुछ ऐसा कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो उसमें जरूर से इंप्रूवमेंट आएगा। तो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सरकार भी क्या बोलेगी, भैया खोलो भैया इलेक्ट्रिक का पंप खोलिए, हम आपको सब्सिडी दे दें। तो यहाँ पे बेनिफिट पूरी इंडस्ट्री को होगी। अब इंडस्ट्री को कैसे होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पंप खुलते जाएंगे कि भैया 10 मिनट में फुल्ली चार्ज, 10 मिनट में 200 किलोमीटर आप चला सकते हो, भैया अपनी गाड़ी लगा दो, ठीक है, पेमेंट कर दो, आपका यहाँ पे 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी ऑटोमेटिकली वहां पे चार्ज होकर आपको मिल जाएगी। तो वैसी भी चीजें यहाँ पे फैसिलिटी होती है। जब एक्सपांड होता है भैया इंडस्ट्री तो सबको बेनिफिट होता है। ठीक है, these economics are open for all the firms, it means they are not related to a single firm। मतलब ये जो भैया पूरे इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फर्म को बेनिफिट होगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ टाटा की कंपनी वहां पे चार्ज कर सकती है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी की कार आके इलेक्ट्रॉनिक में वहां पे चार्ज कर सकती है, तो यहाँ पे सबको बेनिफिट होगा। चलिए, टाइप ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, मतलब कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे भैया कंपनी को बेनिफिट होगा। लेट्स गो, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन एंड कंसंट्रेशन। देखो ये मैंने जो बोला ना वही चीज, कि जैसे कि अब क्या होगा, फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अल्टीमेटली सराउंडिंग फैसिलिटी भी बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला बोला, या फिर जितनी जितनी चीजें चाहिए। अब देखो इंडस्ट्री जैसे एक्सपांड होगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बहुत जरूरत है, तो बैटरी वाली कंपनी क्या करेगी, बैटरी वाली कंपनी भी थोड़ा सपोर्ट करने का ट्राई करेगी। वो सपोर्ट क्यों करेगी, क्योंकि उसको भी अपना सेल बढ़ाना है भाई। ठीक है, लोकेशन ऑफ दिस सेवरल फर्म्स एट अ वन प्लेस, अगर एक ही जगह पे काफी सारी फर्म है,
मेक अवेलेबल सर्टेन फैसिलिटी, मतलब काफी सारी फैसिलिटी लोकल लोगों को भी अवेलेबल हो जाती है। लोकल अथॉरिटीज में डेवलप रोड्स, अब लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी आ जाएगा। देखो जैसे कि अगर मैं गुजरात में बात करूं, गुजरात में आपको पता है कि काफी जगह पे जहां पे क्या है भैया, सिर्फ रन है, मतलब क्या बोलते हैं, धूल ही धूल है सिर्फ, उसे क्या बोलते हैं भाई, दिमाग में मैंने ना कई बार मैगजीनिंग हो जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को माफ कर देना, आप समझ गए ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां पे देखो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई कंपनी आके भैया अपना प्रोडक्शन शुरू नहीं करना चाहते, तो भैया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये टाइप की फैक्ट्रीज ये प्रोडक्शन करेगी, तो भैया हम उनको ना लैंड ऐसे ही फ्री में दे देंगे, या 1 रुपए पे दे देंगे, या 5 रुपए पे दे देंगे, ये आपने कई बार सुना होगा, और भैया हुआ भी है, अदानी को भी शायद मिले हुआ है, ठीक है, मेरे को जहां तक मतलब नॉलेज है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है भैया, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, रोड बन जाते हैं, ठीक है, पावर मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती है भैया, डेवलप होने लगता है, लोकल अथॉरिटी को भैया क्या करता है, डेवलप करने लग जाते हैं रोड और सारी चीजें। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपांड होगी, ये एक एक्सटर्नल बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑफ लोकलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन समझ में आया होगा, ठीक है, कैसी कैसी फैसिलिटीज मिलती है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्किल लेबर, सब चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कम अप इन द एरिया, मतलब उस एरिया में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भैया वहां पे इंडस्ट्री बन रही है, तो बैंक आ जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी वाले आ जाएंगे, लेबर भी वहां पे रहने आ जाएंगे, भैया यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे 5 कंपनी है, एक छूटेगी तो दूसरी में जाएंगे, ठीक है, गर्लफ्रेंड के जैसे। आ जाओ बेटा, सेकंड, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्टिंग्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब इससे क्या भैया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच फर्म कैन मेक वन पार्ट। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, इंडस्ट्री बढ़ रही है, हाँ भैया बढ़ रही है, कार जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करनी है, हाँ करनी है, तो भैया टाटा ने क्या बोला, भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को गाड़ी में प्रोडक्शन करना है, उसका इंजन बनाना है, मेरे पास बैटरी बनाने का टाइम ही नहीं है। एक काम करो, तुम बैटरी में स्पेशलाइजेशन हो, उसको एक बड़ा सा ऑर्डर दे दिया, भैया तुम बैटरी बनाओ, ठीक है। अमरा राजा बैटरी वाले को बोल दिया, भैया तुम बैटरी बनाओ, एक्साइड वाले को बोल दिया तुम बैटरी बनाओ, हम भैया व्हीकल पे फोकस करते हैं। आगे पेंट वाला एक अलग को बोल दिया, भैया हम गाड़ी आपके वहां पे भेज देंगे, आपको पेंट करके वापस भेजने की वो जिम्मेदारी तुम्हारी, भैया उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्पेशलाइजेशन वर्क आपको मिलता है, मतलब आप इन हाउस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अब इन हाउस नहीं करोगे, अलग अलग यूनिट को बोल दोगे, फर्म को बोल दोगे, भैया तुम ये करके मेरे को दे दो, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, आगे आप पेंट के लिए भेजोगे, फिर वापस लेके आओगे, और सेल यूनिट के लिए कहां पे भेजोगे, सीधा आपके शोरूम पे भेज दोगे। तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, प्रोडक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच फर्म मे टेक अप वन पार्ट, मतलब हर एक फर्म एक पार्ट कर लेगी, पूरा एक प्रोडक्ट बना लेगी, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। भैया बैटरी में जो टाटा का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, मतलब टाटा को अगर समझ में नहीं आ रहा था, कलर में जो टाटा का स्पेशलाइजेशन नहीं था, वो भैया एशियन वालों का था, एशियन पेंट वालों का, उन्होंने वो एशियन पेंट का तड़का लगा दिया, भैया 4 चांद लग गए प्रोडक्ट में, ठीक है। थर्ड वन, इकोनॉमिक्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आ जाओ भैया, economics मतलब benefits of related to information services, all the firm in the area are dealing with the same goods, सेम गुड से डील कर रहे हैं भैया, मैं भी कार बना रहा हूँ, दूसरे 2-3 लोग हैं जो भी कार बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंग द फर्म, ये भैया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहली बात, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता। अगर मैं अब देखो, कोई भी फर्म हो गया, अगर मैं स्टडी बड़ी क्लब, ठीक है, और मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहा हूँ, तो मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां की, या कहाँ कहाँ पे मेरे को खर्चा ज्यादा हुआ, तो वो सब चीजें क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा भैया, ठीक है। तो वो क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे, तो भैया मैंने जो मेहनत करी 2 साल, उसका मतलब ही क्या है, अगर उसके सामने मुझे कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है उस गलतियों को बताने का, तो अलग से ही चीज है, अदरवाइज मैं अपने 2 साल जो मैंने निकाले, वो 2 साल किसी को मुफ्त में तो नहीं दे सकता ना। तो वही बात होगी भैया, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल ही नहीं तो नहीं है, बट यहाँ पे बताया गया है कि एक फर्म दूसरे फर्म को बता सकती है भैया, जैसे कि ये फ्रेंड हो, भैया नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी लिखा हुआ है कि भैया इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, ठीक है, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, स्किल लेबर कहाँ से मिलेगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मैं उनको थोड़ी ना बताऊंगा, यही चीज है। बट यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमिक्स आपको होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया कैसा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई और बहनों, फोर्थ वाला पढ़ते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स of producers organization collectively research by all the firm on new product, technology will help reduce the expenditure। अब ये बोल रही है कि क्या करेंगे भैया, सारी जो फर्म है, अलग अलग जो फर्म है, ठीक है, जैसे महिंद्रा वाले इलेक्ट्रॉनिक बना रहे, होंडा वाले बना रहे, हुंडई किया, चाहिए नहीं भाई, ठीक है, जो भारत के ऊपर कोई कमेंट करे वो तो जिंदगी में नहीं चाहिए,
ठीक है, तो अपने को क्या भैया महिंद्रा चाहिए, टाटा चाहिए, ठीक है। अब वो लोग की अगर अपन बात करें बेटा, अगर वो लोगों की बात करें तो वो लोग की बात करें तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे न्यू प्रोडक्ट को लाने के लिए, रिसर्च करेंगे दोनों मिलके। एक बोलेगा भाई तुम ना एक काम करो, बैटरी को इंजन के साथ कैसे कनेक्ट करना है उसको ढूंढो, और मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा इंजन बनाता हूं कि जो बैटरी से चल सके, ठीक है। तो ये दोनों ने मिला के स्पेशलाइजेशन बनाया, और जैसे हीरो और होंडा साथ में आके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वैसे हो सकता है महिंद्रा टाटा का एक नई एक कार लॉन्च हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ये आपका यहाँ पे दिखाता है कि जैसे जैसे एक्सपांड हो रहा है, नई नई फर्म्स आप अराउंड सराउंडिंग में काम कर रहे हो, दोनों मिलकर एक नई प्रोडक्ट बना सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, खर्चा कम होगा, किसका, टेक्नोलॉजी का, और रिसर्च का खर्चा भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट, ये क्या कहना चाहता है, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च बाय ऑल द फर्म्स ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल हेल्प रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, द फ्रूट्स ऑफ रिसर्च कैन बी एंजॉय बाय ऑल द फर्म, मतलब फ्रूट मतलब इससे जो बेनिफिट हुआ फ्रूट, ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी बेनिफिट होगा वो सारी फर्म को बेनिफिट मिलेगा। चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब एक्सटर्नल कौन से ऐसे फैक्टर है जिसे हमें डिसएडवांटेज होने वाला है, ठीक है। आइए, डिस इकोनॉमिक्स विच अकर्स टू द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन इन आउटपुट, यहां पे कौन से डिस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो होल इंडस्ट्री को कहां से अपने को डिसएडवांटेज मिलने वाले हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस। अब देखो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो एग्जांपल लिया उसी को अपन बेटा कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे को ये बताओ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज्यादा बनाने ज्यादा बनाने ज्यादा बनाने, इनपुट चाहिए, हाँ भैया इनपुट क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। अब बैटरी वाले क्या करेंगे, उनको पहले कोई ना कस्टमर नहीं थे, कोई कस्टमर नहीं थे, आराम से एक बैटरी की प्राइस 2 लाख रुपए, कार की बैटरी 2 लाख रुपए में दे देते हैं। अब उनको पता चला भैया डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, बैटरी वाला सोचेगा भैया पैसा कमाने का मौका है, मौका मौका, ठीक है। वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा, इनपुट की प्राइस बढ़ गई भैया, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो गया, हमने तो एक्सपांशन करने का सोचा था, हम तो सोचे थे कि भैया एक गाड़ी पे इतना कमा रहे हैं, 10 गाड़ी पे इतना कमाएंगे, लाख गाड़ी पे इतना कमाएंगे, भैया इनपुट की प्राइस बढ़ गई, अब हम कैसे कमाएं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनपुट की प्राइस बढ़ जाती है भैया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक्सपांशन करना चाहते हैं, काफी सारे, अब देखो सैनिटाइजर की बात कर लो, सैनिटाइजर की बात कर लो, सैनिटाइजर के पहले प्राइस कुछ थी नहीं भैया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब यूज कर रहे थे, बहुत कम लोग यूज कर रहे थे, अचानक से जरूरत पड़ी, उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ गई भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस। सेकंड वन, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। चलो पहले वाले में देख लेते हैं, व्हेन द इंडस्ट्री एंटर्स डिमांड ऑफ फैक्टर इनपुट इंक्रीज, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इनपुट की प्राइस भी क्या हो जाएगी, कहा गया, शूट अप, ठीक है, इंक्रीज इनपुट प्राइस शूट अप, ठीक है। चलो तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आ जाओ, कंसंट्रेशन ऑफ अ फर्म इन अ पर्टिकुलर region creates undue pressure on the infrastructure facility, transportation, water, ठीक है, etc. As a result, bottlenecks and delays in the production process become frequent, which is lead to raise per unit cost. अब ये क्या होता है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर अपन बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कई बार आपको चाहिएगी, ठीक है। अगर वो डेवलप नहीं हो रही है तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, ये क्या होगा आपका, रेज पर यूनिट कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेज पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। थर्ड वन, इकोनॉमिक्स ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि भैया एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो वो क्या होते जा रहे हैं भैया, कम होते जा रहे हैं। अगर वो कम होते जा रहे हैं तो आपका कॉस्ट पर यूनिट अल्टीमेटली बढ़ेगा, ठीक है। कोल की बात करें, ऑयल की बात करें, अगर वो सब चीजें देखो, अब एशियन पेंट को बनाने के लिए, पेंट को बनाने के लिए उसमें ऑयल डालना बहुत जरूरी है। आपने सोचा कि चलो भैया प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते आप बढ़ाते गए, बाकी कंपनियां भी बढ़ाती गई, भैया बट ऑयल तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपके सामने ऑयल नहीं मिल रहा है या ऑयल का इनपुट बढ़ रहा है भैया, वो क्या हो रहा है, इनपुट की प्राइस बढ़ रही है, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्शन फील्ड में नॉट लीड टू डबलिंग द आउटपुट, मतलब अगर डबलिंग द प्लांट, मतलब अगर आप प्लांट डबल कर दोगे कि हम 1 लाख लीटर पेंट बनाते हैं डेली का, हम 2 लाख लीटर बनाएंगे भैया, बट उसका फील्ड मतलब जो ऑयल चाहिए वो भी तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, बाकी कोई भी इनपुट की बात नहीं चल रही यहाँ पे। फोर्थ वन, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स आएगा, यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिख देना,
डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा फोर्थ वन के बारे में बात करते हैं, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्टिंग्रेशन व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज डिस्टिंग्रेटेड अमंग वेरियस प्रोसेस। अब देखो डिस्टिंग्रेटेड का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजरना। जब ये क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो होता है कमोडिटी इज डिस्टिंग्रेटेड अमंग वेरियस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से निकलता है और इसकी सब प्रोसेस से निकलता है, इट मे प्रूव डिसएडवांटेजेस आफ्टर सर्टेन लिमिट। कुछ लिमिट के बाद ये क्या होता है, आपको डिसएडवांटेजेस आपको प्रूव करता है। द प्रॉब्लम एंड फ्रूट इन वन यूनिट मे क्रिएट लिमिट, द प्रॉब्लम एंड फॉल्ट प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन वन यूनिट में क्रिएट लिमिट। अब ये क्या होता है, अब ये कह रहा है कि भैया एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि हम ईवी व्हीकल की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलती है, बैटरी मिलती है। बैटरी से आप क्या बनाते हो, इंजन बनाते हो, और सामने वाला पेंट करके आपको वापस देता है और आप क्या करते हो, उसे सेल करते हो। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने इंजन परफेक्ट बनाया, बट इस बैटरी ने बैटरी गलत बना दी, इस बैटरी ने बैटरी गलत बना दी, और बैटरी के ऊपर ही आपका पूरा इंजन टिका था, फिर उसने पेंट किया भैया। तो अब मेरे को ये बताओ, एक गलत हुई तो सारी प्रोसेस कोई काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जहां पे सब प्रोसेसेस और प्रोसेसेस आप अलग अलग लोगों को देते हो, तो डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है। चलो ये तो मैंने थोड़ा हटके एग्जांपल लिया। अगर हम बात करें कोई ऐसी चीज, चलो हम ईवी व्हीकल के, बट हम बात करें लोहे के बारे में। अगर ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है लोहा वाला, लोहा वाला वो कौन बना के देता है, एक कंपनी देता है, लोहा कंपनी देती है टाटा वालों को। टाटा क्या करती है, उसके ऊपर उसका कोटिंग करती है, कोटिंग करती है, कोटिंग करके वो एशियन पेंट को क्या बोलती है, कलर करने को बोलती है, और वो वापस लेती है। इसका मतलब अगर लोहे में कुछ गलती हुई, कोटिंग का कोई फायदा नहीं ना, कलर का फायदा, मतलब सब में क्या होगा, गलती होगा। तो जहां पे ज्यादा प्रोसेस होती है, वहां पे ये डिसएडवांटेज भी आपके सामने रहता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा प्रोसेसेस होगी, डिस्टिंग्रेटेड अमंग वेरियस प्रोसेसेस एंड सब प्रोसेसेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस आफ्टर सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट के बाद ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है। प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन वन यूनिट, प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन वन यूनिट मतलब एक यूनिट में प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकता है, मे क्रिएट, शायद क्रिएट कर सकता है एक लिमिट। ठीक है, ठीक है, वन यूनिट में क्रिएट प्रॉब्लम इन होल इंडस्ट्री। रुको, ये वाला ये हाईलाइट करते हैं, प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन वन यूनिट में क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अ होल ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स का कर्व कैसे होगा, यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखो, अगर एक्सटर्नल फैक्टर से आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर से बेटा आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वही अगर डिसएडवांटेज होगा, ठीक है, यानी कि डिस इकोनॉमी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर की साइड मूव हो जाएगा। एज द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी, लॉन्ग रन एवरेज कर्व, ठीक है, ऑफ अ फॉर्म शिफ्ट डाउनवर्ड, शिफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब बेनिफिट्स, अगर एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट डाउनवर्ड में हो जाएगा। इट्स शोन इन द डायग्राम, ठीक है, बिलो दिखाया हुआ है। एलएसई कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम एलएसई 1 टू एलएसई 2। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी होगा, तो शिफ्ट क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है भैया, कर्व है। फटाफट से एक बार इसे आप क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। और उसके बाद अपना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है, आज ही खत्म कर देते भैया, पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज बाकी नहीं है। वैसे भी अपने पास टाइम है हाफ एन आवर का अभी भी। कहाँ पे थे अपन, इंटरनल हो गया था, हाँ भैया हो गया था। एक्सटर्नल अपन देखे थे, हाँ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, पढ़ते पढ़ते करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे बेटा हमने बात करी इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स। अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब इंटरनल कौन से फैक्टर से हमें बेनिफिट होगा, इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स मतलब इंटरनल कौन से फैक्टर से हमें डिसएडवांटेज होगा। इसके साथ हमने देखा कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर से हमें बेनिफिट होगा एंड कौन से एक्सटर्नल फैक्टर से अपन को क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन, थैंक यू सो मच बेटा बताने के लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आपने टोटल कितने पैसे कमाए। सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या, कि आपने 1000 यूनिट बेचे और एक यूनिट की प्राइस थी 5 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 5000। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, टोटल रेवेन्यू। फिर भी अपन पढ़ना बहुत जरूरी है, इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत एकदम से सिंपल। इट इज द इकोनॉमिक ऑब्टेन्ड बाय द फर्म, इनकम ऑब्टेन्ड बाय द फर्म और प्रोड्यूसर बाय सेल ऑफ गुड्स। कैसे, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज से क्या मिला है भैया, इनकम। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज से। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेजरली दिए हुए हैं। एक टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी सेल इनटू प्राइस। वेरी सिंपल, ये वाला फॉर्मूला, पी इंटू क्यू। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम obtained by firm or producer by selling of total goods and services in a market. Sum of all marginal revenue is called as a total revenue. ये चीज अब आई होप आपको समझ में आनी चाहिए। देखो अगर ये चीज आपको समझ में ना आए ना, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। अच्छा अच्छा, हम रेवेन्यू की जगह कॉस्ट देख रहे हैं, बट आपको समझना है रेवेन्यू। ठीक है, चलिए मार्जिनल का आइला इधर नहीं है, किधर गया, ये रहा। देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल होता है। हाँ भैया, ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला देखना है और आपको ये वाला देखना है, टीसी और एमसी देखना है। ठीक है, इसको समझना टोटल रेवेन्यू, टीसी को समझना टोटल रेवेन्यू, एमसी को समझना मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब टीआर एमआर समझना। टोटल रेवेन्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 28, मार्जिनल रेवेन्यू 8। अब मैं आपको ये बताऊं बेटा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप टोटल करोगे मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, 20 को यहाँ पे अपन 20 लिखेंगे क्योंकि 0 से 20। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू समीशन ऑफ ऑल दी मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे ना मार्जिनल रेवेन्यू में आपको क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू में आपको टोटल रेवेन्यू कितना, टोटल रेवेन्यू 65 यहाँ पे बन रहा है। हाँ भैया, देखो आप 20 करोगे, 20 प्लस 8 करोगे, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4, तो ये आपका क्या बनता जाएगा, टोटल रेवेन्यू। अल्टीमेटली मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ही ये होता है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ दिस यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ लास्ट यूनिट, उसका मतलब ही होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो भैया मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल करोगे तो टोटल रेवेन्यू ही मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे 20 है, 20 प्लस 8 कितना हुआ 28, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 28 है। हाँ, 28 प्लस 6 कितना हुआ 34, तो यहाँ पे 34 है। हाँ ठीक है, 34 के प्लस 6 40, यहाँ पे अल्लाह गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। आई नो इस स्ट्रक्चर में बहुत गलती है भाई। ठीक है, तो इस कोष्ठक का मैं एग्जाम्पल भी काय को ले रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, उस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल भी लेने को अब डर लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कभी नहीं लेंगे भाई, बुक के भरोसा करना थोड़ा डिफिकल्टीज हो चुका है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल आपको जो रेवेन्यू मिला, एक प्रोडक्ट बेचा 10 रुपए मिला। ठीक है, ये आपका टोटल रेवेन्यू। चलो इसको नहीं मार्जिनल रेवेन्यू बताते हैं, मार्जिनल एमआर बताते हैं 10। दूसरा प्रोडक्ट बेचा आपको 12 रुपए मिल गए, तीसरा प्रोडक्ट मिला आपको 12 रुपए मिले, चौथा प्रोडक्ट बेचा आपको 11 रुपए मिले। ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक प्रोडक्ट बेचा आपको एडिशनल मिला। इन सबका टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं, हाँ भैया मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का कॉस्ट बनाओगे तो यहाँ पे 10, इन दोनों को मिला के यहाँ पे कितना 22, तीन को मिला के कितना भैया 22 प्लस 12 34, और चार को मिला के कितना भैया 45। समझ में आ रहा है आपको, ये बनेगा आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका दो आप लिख सकते हो भैया, दो आप इसके फॉर्मूला लिख सकते हो, एक तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो भैया समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कल श्रुति ने जो भेजा था उसमें लिखा हुआ था, है ना।
चलिए आ जाइए। एवरेज रेवेन्यू क्या है भैया? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है, उसके भी दो फॉर्मूला, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, या फिर टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस एन माइनस वन। मतलब अगर सेकंड यूनिट का रेवेन्यू माइनस सेकंड 2 माइनस 1 मतलब 1 का रेवेन्यू, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? मार्जिनल मतलब एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, इसमें मैं डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि ये सब चीजें आई होप आपको पता है। सिर्फ कॉस्ट की जगह रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरीके से रेवेन्यू क्या और कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट। रेवेन्यू कर्व कैसे होगा अंडर डिफरेंट मार्केट, वो यहाँ पे आपको सीखना है, दिखाया है। ठीक है, अगर आपका आउटपुट देखो, अब यहाँ पे दो चीजें, दो मार्केट है, एक तो कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, और एक कॉम्पिटिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है। ठीक है, रेवेन्यू का डिफरेंट फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, डिफरेंट रहेगा। दे आर इन वन टाइप इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है और जिसमें इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक है भैया परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब मेरे को ये बताओ, आपकी स्कूल के सामने, एक स्कूल के सामने आपकी स्टेशनरी की शॉप है, स्कूल के सामने आपकी स्टेशनरी की शॉप है और वहां पे 5 शॉप और भी है, आपके अगल बगल में ही 5 शॉप है। ये क्या हुआ? एकदम परफेक्ट कंपटीशन हुआ, परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये पेन अगर आपको 10 रुपए में बेच रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, तो आप मेरे को ये बताओ, क्या आप इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा ले सकते हो? नहीं ले सकते। जहां पे परफेक्ट कंपटीशन होता है तब आप प्राइस को ज्यादा चेंज नहीं करते हो। हाँ, डिमांड सप्लाई में हमने अलग तरीके से पढ़ा था कि भैया 1 रुपए का चेंज करेंगे, इलास्टिसिटी डिमांड होगा, याद है, परफेक्ट मार्केट में। बट यहाँ पे अपन रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिमांड सप्लाई को ध्यान में नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भैया? हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारा जो प्राइस होगा वो परफेक्ट मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, द प्राइस इज अ कांस्टेंट। प्राइस हमें क्या लेनी है? कांस्टेंट लेनी है फॉर अ होमोजीनियस गुड्स, मतलब एक ही जैसी पेन मिल रही है। ठीक है, तो 10 रुपए में बाजू वाला बेच रहा है तो 10 रुपए में भी मैं ही बेचूंगा। ठीक है, मैं उससे ज्यादा ले सकूंगा? नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी? प्राइस सेम होगी। हाँ भैया, अब मुझे ये बताओ, अगर आपकी प्राइस सेम होगी तो ये क्या है? एक प्रोडक्ट को बेचोगे तो भी 10 मिलेगा, दूसरी पेन बेची उसका भी आपने 10 लिया, तीसरी बेची उसका भी 10 लिया, मतलब ये प्राइस जो है उसे आप मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि आप एडिशनल कितना 10 लिया, इसका भी एडिशनल 10 लिया, इसका भी एडिशनल 10 लिया, तो एडिशनल इज मार्जिनल। अब मार्जिनल भी क्या है? 10 है भैया। अब देखो यहां पे क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, आप एक प्रोडक्ट का भी 10 ले रहे हो, दूसरे का भी 10 ले रहे हो, दोनों का एवरेज 10 आएगा, कॉमन सेंस है। तीसरे का भी आप 10 ले रहे हो, एवरेज 10 ही आएगा। चौथे का भी 10 ले रहे हो, एवरेज 10 आएगा भाई, सिंपल सी बात है। 40 डिवाइड बाय आप 4 करोगे तो 4 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब आपका प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, इन परफेक्ट कंपटीशन, आ जाओ, ये क्या है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो कि आपका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी की प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि ए आर क्यों एम आर जितना ही होगा, क्योंकि दोनों में क्या है भैया? प्राइस सेम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कर्व भी देख लेते हैं, इस तरीके का कर्व बनेगा भैया। प्राइस है, प्राइस जो है वही आपका एम आर और ए आर बनेगा, वही आपका एम आर और ए आर बनेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब डायग्राम ए आर इज इक्वल टू एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बिकॉज द प्राइस इज ए कांस्टेंट। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट। इसको ग्रीन से कर लेते हैं, आपको अलग से हाईलाइट हो। इम्परफेक्ट मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट, द प्राइस इज चेंज। प्राइस क्या होती है? चेंज करते रहते हो भैया। कंपटीशन यहाँ पे आपका कम है। अब देखो आपको भी पता है कि आपका आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, आप उसे सेल निकलने के लिए क्या करोगे? उसको सेल करने के लिए प्राइस को क्या करते जाओगे? कम करते जाओगे। आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई वाले में सुना था, आउटपुट बढ़ता है अपन क्या करते हैं? प्राइस क्या करते जाते हैं? कम करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को क्या करना है भैया? अपने को ज्यादा सेल करना है। व्हेन द सेलर वांट टू इंक्रीज द सेल, अगर मेरे को इंक्रीज सेल करना है, सेलर वांट टू इंक्रीज द सेल, प्राइस चेंज, सेलर वांट टू इंक्रीज द सेल, उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या भैया? प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा।
ठीक है। व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज देन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आल्सो डिक्रीज। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक यूनिट का 10 लेता हूं, दूसरे का मैंने 9 लिया, तो मार्जिनल कितना है भाई 9, तीसरे का मार्जिनल 8 है। अगर मार्जिनल कम हो रहा है तो एवरेज भी कम होगा ना। अब मैं ये तीन का एवरेज निकालू, 10, 9 और 8 का, तो एवरेज कितना निकलेगा 9। तो भैया ये एवरेज भी कम हुआ। अगर आपका प्राइस कम होगा मार्जिनल कम हो रहा है, मार्जिनल कम होगा एवरेज भी कम होगा। आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हो, क्योंकि इतने प्राइस का आप एवरेज करोगे, पहले पहले का एवरेज करोगे तो 10 का 10 आएगा, दो का एवरेज करोगे 9.5, तीसरे का करोगे 9, फिर 7 को ऐड करोगे भैया, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। हाँ भाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। आउटपुट एक है, प्राइस 10 है, टोटल रेवेन्यू 10, एवरेज 10, एमआर 10। अब देखो थर्ड का देखो, प्राइस कितना है 8, तो एमआर कितना है आपका, यहाँ पे टोटल कितना हुआ। ठीक है, 3 यूनिट का सॉरी 8 है, तो 8 इंटू 3 कितना 24 आपका टोटल हुआ। ठीक है, आपका एवरेज कितना हुआ, ऑब्वियसली 8 हुआ। ये आपको एवरेज ही दिया हुआ है, प्राइस इज नथिंग बट एवरेज दिया हुआ है, प्राइस क्या है आपका, एवरेज ही दिया हुआ है। तो प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पे एआर होगा, और एआर इज इक्वल टू एमआर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कम हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू पहले 18 था, अब मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, सिर्फ 6 है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 30 है, मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ कितना है, 2 है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने प्राइस कम कर रहे हो भाई, आपका प्राइस कम कर रहे हो, प्राइस कम कर रहे हो तो आपका टोटल जितना भी मिल रहा है वो टोटल रेवेन्यू कम होता जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस फ्लेक्सिबल हुआ तो बेटा देखो, प्राइस फ्लेक्सिबल कब होगा, सुनो, प्राइस फ्लेक्सिबल कब होगा, अप डाउन कब होगा, जब आपका आउटपुट भी अप डाउन होगा। मतलब अगर यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो रहा है। समझ में आ रही है। अगर आप बोल रहे बेटा कि अगर हमारा प्राइस का चेंज आएगा, तो देखो अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 की जगह आपने फिर से क्या कर दिया, 4 कर दिया आउटपुट, आपने आउटपुट कम किया, अब आपको पता चला भैया ये तो 7 रुपए में भी बिक जाएगा। समझ में आ रही है बातों को। आपने यहाँ पे क्या किया, आपका फिर क्या होगा, कर्व उल्टा जाने लग जाएगा। यहाँ पे कर्व क्या होगा, उल्टा जाने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातों को। तो ये क्या होगा, आपका टोटल रेवेन्यू 32 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, एआर कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एमआर कितना हो जाएगा, -2 में चला जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो एमआर आपका कहाँ पे जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो अगर आपका अपवर्ड में लेंगे तो अपवर्ड वाला भी हम बना के यहाँ पे कर सकते हैं, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से अपन उल्टा करेंगे, तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट के हिसाब से उस तरीके से भी आप अपन यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आया बेटा। ठीक है, अब देखो कर्व कैसे बन रहा है। कर्व सिंपल सी बात है, आपका एआर और एमआर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, एआर एमआर कम होगा। क्यों, क्योंकि आप प्राइस कम कर रहे हो। आउटपुट बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा, एआर एमआर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वही चीज, आउटपुट अगर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आउटपुट अगर पहले ज्यादा था कम हो रहा है, प्राइस बढ़ेगा, एआर बढ़ेगा, एमआर बढ़ेगा। क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको इंपैक्ट समझ में आ रहा है। आउटपुट के ऊपर ही पूरा इंपैक्ट यहाँ पे टिका हुआ है। ठीक है, आ जाओ। अगर हम ऊपर वाला जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, तो ये कैसे आएगा, डाउनवर्ड में जाता जाएगा, टोटली डाउनवर्ड में जाएगा। प्राइस कम होती जाएगी, एआर भी कम होगा, और एमआर भी आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर क्या है, imperfect market both MR and curve slope downward from left to right. Here the MR curve below the AR curve. भैया सिंपल सी बात है, एमआर कर्व बिलो द एआर कर्व। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एमआर कर्व आपका क्या होता है, एमआर कर्व नॉर्मली क्या होता है, एमआर कर्व नॉर्मली ज्यादा रिएक्ट करता है एआर से। क्यों, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो एक यूनिट का होता है 8। ठीक है, यहाँ पे 5, बट एवरेज जो होता है ना भैया, आप देखोगे एमआर एकदम से नीचे गिर सकता है, बट एआर क्या होता है, डिवाइड बाय ऑल यूनिट होता है, तो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आता। तो ऑलवेज अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो एमआर जल्दी से नीचे जाएगा, अगर अपवर्ड जाना है तो भी एमआर जल्दी से ऊपर जाएगा। ये चीज आई होप आपको पता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में कुछ आता है कि एमआर और एआर में कौन सा ज्यादा रिएक्ट करता है, एमआर ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर आपको बोल रहे हैं कि एमआर और एआर दोनों डिक्रीजिंग में है, तो ज्यादा डिक्रीजिंग में कौन होगा, या फिर नीचे ज्यादा कौन शिफ्ट हो रहा है, तो भैया वो एमआर आएगा। अगर इंक्रीजिंग में है तो भी एमआर आएगा। क्यों, क्योंकि एमआर ज्यादा रिएक्ट करता है भाई। ठीक है, when the price decrease the average revenue and marginal revenue also decrease. This can be caused by the following schedule, आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, imperfect from the above AR and MR can be derived. This can shown by the following diagram. ये डायग्राम आपको दिया है। The price is equal to average revenue, यहाँ पे price is equal to average revenue इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन होता है, चैप्टर होता है खत्म। ऑब्जेक्टिव आपको खुद कर लेना, कोई डाउट आता है तो आप मुझे जरूर से पूछ लेना। और इस चैप्टर का भी अपन क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर का। तो इसका भी रिवीजन हो जाएगा खत्म। फिर अपने कितने चैप्टर खत्म हुए भाई, रुको मैं देखता हूँ। ये कॉस्ट वाला फोर्थ वाला हो गया अपना, फोर्थ वाला भी हो गया। अभी कितने और बाकी है भाई, उसके हिसाब से मैं बीच में एक रिवीजन मेरे को लेना है, ठीक है। 30-40% सिलेबस का मेरे को रिवीजन लेना है एक। हाँ, आ जा इधर आ जा। चलो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। टोटल अपन कितने हैं अभी अपना, देखिए। ओके, मैनेजमेंट के अलावा सिर्फ इकोनॉमिक्स देखे तो 8 है, हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 4 कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक काम करते हैं, फोर्थ वाला मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद अगर ऐसा होगा तो 1 to 4 का रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। फिर 8 खत्म हो गए तो 1 to 8 का रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में ऐसे ही करेंगे, मैनेजमेंट में तो 2 अपने को यहाँ पे दिए, ठीक है, और टोटल 12 है, तो उसका तो टोटली रिवीजन कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक काम करिए आप, फोर्थ वाला मैं रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैं आपको 1 to 4 सारे सारे चैप्टर फिर से एक और बार रिवीजन करवा दूंगा। हाँ, वो 4 घंटे का या 3 घंटे का लाइव सेशन रहेगा, वो मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक काम करूंगा, मैं 2-3 दिन की आपको छुट्टी दे दूंगा, मतलब बीच में छुट्टी, मतलब लेक्चर्स होंगे, इकोनॉमिक्स में छुट्टी दे दूंगा, ताकि आप उतने तक का पढ़ सको। और 4 चैप्टर जब आपका रेगुलर क्लास हो जाए, फिर चारों 4 का अपन क्या कर देंगे, इसी वीक में अपन क्या करेंगे भैया, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर कोई डाउट है तो जरूर से पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। बाकी क्लास का मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। वैसे मेरा तो अब कोई क्लास नहीं है आज का, मैम का मैं आपको अपडेट जरूर से कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।